धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या प्रकाश अंबेडकर का साथ नहीं होना या उनका साथ नहीं देना महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के लिए मुसीबत बन गया और उनके इकलौते सांसद इम्तियाज जलील भी बुरी तरह औरंगाबाद से हार गए? ये सवाल पत्रकारों को पूछना उस समय भारी पड़ गया जब असदुद्दीन ओवैसी इम्तियाज जलील के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन पत्रकार भी बाज नहीं आए और उन्होंने इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए पूछ लिया कि अच्छा साहब, ये तो बताइए कि प्रकाश अंबेडकर से किस मुद्दे पे आपकी बिगड़ी थी? क्या आप ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे? इन सवालों का भी जवाब सीधे तौर पे असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं दिया, बल्कि कहना कुछ गलत ना होगा कि उन असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं दिया जिनके बारे में देश ने पूरी दुनिया के अंदर बड़ा मशहूर है कि साहब उनके जैसा जवाब देने वाला हाजिर जवाब व्यक्ति कोई भी नहीं है। उनके जो अंध समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, वो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर थोड़ा तिल मिला भी सकते हैं पत्रकारों के ऊपर, जैसे असदुद्दीन ओवैसी तिल मिला रहे थे। लेकिन असल बात यह है कि जब सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो चाहे कोई भी नेता हो, वो जवाब देना ही नहीं चाहता है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने बात को कई तरीके से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की और उनको वही हिंदू मुस्लिम के एजेंडे की ओर ले जाने का प्रयास किया, ये बताने की कोशिश की कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और मुसलमानों के ही साथ जो सब कुछ हो रहा है उसमें विपक्ष के नेताओं की क्या भूमिका है, उस और उन्होंने कई बार बातचीत को ले जाने का प्रयास किया। लेकिन पत्रकार भी मानने वाले नहीं थे। उनकी 15-16 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कुछ क्लिप्स हमने निकाली है जो आपके सामने सीधे एक साथ सारी रख रहे हैं, देख लीजिए। बाकी ज़्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सबके सब सुन हो गए, तो ये मैसेज है ये। लेकिन आप तो वंचित की वजह से जीते थे ना। पिछली बार वंचित साथ में थे इसलिए जीते थे। नहीं, आपका ये सवाल है या आपका ये मानना? नहीं, देखिए, अगर आप जर्नलिस्ट है तो अपने ऑब्जर्वेशन आप अपने तक रखिए, आप सवाल करिए मेरे से। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैं डिसएग्री करता हूँ उसको। ओवैसी साहब आपने पूरे वंचित की वजह से जीते थे, वंचित के साथ की वजह से जितने आपने भाषण किए थे उतने हमने पूरे सुने हैं। इस लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि जो भी गलतियां हुए हैं वो छोड़ दो और इकट्ठा आके इम्तियाज जलील को जिताओ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम बहुल भाग है, जिसमें पूर्व मतदार संघ है और मध्य मतदार संघ है, वहां भी आपको लीड नहीं मिली जितने पिछले साल थी, मतलब पिछले इलेक्शन में थी। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ही महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार है, मुस्लिम उनके साथ क्यों नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी वोट मिला हमारे, मगर हर जगह पर आप देखेंगे कि गद्दार रहते हैं। मीर जाफर, मीर सादक तो हर जगह पर है। तो मीर जाफर, मीर सादक को तो लोग जान चुके हैं ना। ये मीर जाफर, मीर सादक तो हर जगह है। और मीर जाफर, मीर सादक को तकलीफ इस बात की रहती है कि भाई ये नहीं जीतना चाहिए। और ये मीर जाफर, मीर सादक जो है, ये हर पार्टी के जरखरीद गुलाम है जो अपना काम करते रहते हैं। ये लोग पार्टी में भी है आपके? हाँ, ये लोग आपकी पार्टी में भी है? नहीं, और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, ये औरंगाबाद की जनता जानती है इन लोगों को, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, और इंशाल्लाह इनको सबक मिलेगा। अगर ये आप ये नहीं कि पूछते कि भाई इम्तियाज जलील क्यों आ रहा है आप लोग? हाँ, ये नहीं पूछते इम्तियाज जलील क्यों आ रहा है, ये पूछना चाहिए लोगों को। एक MP था मुस्लिम, आप हराए उसको। असेंबली में 288 के 288 सीटें हैं असेंबली के महाराष्ट्र में। आप कितने सीट देंगे? और एक मिनट, महाविकास आघाड़ी के कितने सीट गिराने का आपका टारगेट है? महाविकास आघाड़ी के सीट कितने गिराना है, क्या प्लान है आपका, क्या टारगेट है? पूरे 48 लोकसभा सीट में एक मर्द खड़ा हुआ था जिसका नाम इम्तियाज जलील था। पूरे मिलके उसको हराने पे लग गए। हाँ, सुनिए, एक मिनट ठहरिए। आप गिराने की बात कर रहे हैं, इम्तियाज जलील गिराने में सबका हाथ है। कोई सामने से हमला करा, कोई पीछे से करा, कोई साइड से करा, वो सब महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है। वंचित के साथ सुनिए, आपका सवाल हो गया, जवाब सुनो। बात, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते, किसी को हराने के लिए, गिराने के लिए नहीं।
ये कोई कुश्ती का दंगल नहीं है कि चिट करके गिरा देना, कि बॉक्सिंग मैच नहीं है पंच मार के गिरा देना। एक जमहूरियत डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फाइट होती है। प्रकाश आंबेडकर को आपने 100 सीटें मांगी थी, तब आप साथ में थे। नहीं, आपको नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं मांगी, झूठ बोल रहे हैं आप। अलायंस क्यों टूटा? आपको झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अलायंस क्यों? देखिए, आप सवाल करिए, अपना ऑब्जर्वेशन मत दीजिए। आपका ऑब्जर्वेशन है, बाहर लेके जाइए। एज अ जर्नलिस्ट आप सवाल करिए, मैं सुनने तैयार हूँ। मगर अलायंस क्यों टूटा, जब मैं किताब लिखूंगा बताऊंगा आपको सर। अच्छा, हमारी वजह से नहीं टूटा। सर प्रिकॉशन क्या लेंगे सर? 5 साल चलेंगे क्या? सरकार गिर जाएंगी, मोदी सरकार। दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या करेंगे? एक बात सुनिए, ये जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने 4 जून से, मैं आपको बोला कि इतने 10 से ज्यादा मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया। मध्य प्रदेश में, यूपी में कई जगह पर घरों को तोड़ दिया गया, बल्कि आप ही के बिरादरी के मीडिया के लोगों ने एक मॉब लिंचिंग को रिपोर्ट किया तो ये नया कानून के तहत उन पर केस बुक कर दिए। तो अब फ्यूचर में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो कोई जोशी नहीं हूं। मैं अपनी हथेली को देखकर तो बोल नहीं सकता, ना मैं आसमान के तारों को देखकर बोल सकता। मैं जरूर ये बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई आज है तो भारत के मुसलमान हैं। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझना भी चाहिए। वोट डालने वाले बन गए मगर उनको कोई जिताने वाले तैयार नहीं। पिछले 5 साल में अधिवेशन में गए वहाँ जाने का है ना, लोकसभा नहीं पसंद आ गया। चलो सर, शुक्रिया। 1 लाख अभी आप अधिवेशन में गए हो? कौन से? अभी लोकसभा के हाँ, गए ना। पिछले 5 साल आपके साथ कोई बैठता था। अभी जब आप गए तो वहाँ पे याद आएगा रिएक्शन? मैं यकीनन इम्तियाज जलील मेरे को बहुत याद है। इम्तियाज जलील मैं जब वोट लिया तो मेरा वोट बड़ा फेमस हो गया पूरी दुनिया में। आप लोगों ने, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। इम्तियाज जलील मेरे को पैगाम भेजा है, असद भाई आप वोट लिए और बहुत अच्छा लिए। तो मैं उनको मैसेज करा, यार इम्तियाज तुम्हारी कमी बड़ी महसूस हो रही है। यकीनन मेरे को कमी महसूस हो रही। हम 2 थे भाई, मगर पूरों पे भारी थे हम लोग। मगर ठीक है, अल्लाह का जो फैसला है, मैं अकेला हूं तो लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। मैं पहले भी 15 साल अकेले था और अपनी जितनी मेरे से कोशिश हो सकती है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, अपनी बात को रखूंगा। मगर सवाल यह है कि नुकसान किसका हो रहा है, किस कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है, किस समाज को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका रोक रहे हैं। इतना बड़ा प्रदेश है ये, भारत का दूसरा बड़ा प्रदेश है, फाइनेंशियल कैपिटल पूरा देश का इस प्रदेश में है, और वहां से आपका एक मुसलमान एमपी नहीं है। कौन सा सेकुलरिज्म के तुम बाजी बजा रहे हैं? कौन सा मॉरल विक्ट्री ये लोग बोल रहे हैं? इनको तो आईने में अपना चेहरा देखकर बोलना चाहिए मॉरल विक्ट्री। व्हाट मॉरल विक्ट्री इज दिस? ये मॉरल विक्ट्री नहीं है, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ हिंदुत्व, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ मेजोरिटेरिज्म। सुन लिया आपने, ये असदुद्दीन ओवैसी हैं साहब, ये कह रहे हैं इस मुद्दे पे बात ही मत करो। तो पत्रकार है क्या? ये किस तरीके की बात कर रहा है? ऑब्जर्वेशन दे रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन पत्रकार भी पक्के हैं और बार बार उसी सवाल को पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर असदुद्दीन ओवैसी कभी जो है मीर जाफ़र की बात करने लग जाते हैं, कभी मीर सादिक की बात करने लग जाते हैं, कभी ये बताने लग जाते हैं। पहले वो इनको जुम्मन बोला करते थे, जिनको आजकल खैर वो मीर सादिक और मीर जाफ़र बोल रहे हैं। और कभी वो कहने लग जाते हैं कि कैसे इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए जो है बहुत सारे लोग लगे हुए थे। हालांकि पत्रकार के उस सवाल का जवाब भी नहीं देते हैं कि क्या उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग गद्दार हैं और क्या उन गद्दारों पर कार्रवाई होगी। यह सब कुछ तब हुआ जब असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए थे महाराष्ट्र। आप जानते ही हैं इस साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में 1-2 विधायक कहा जाता है, और उसी को लेकर अब फिर से एक बार महाराष्ट्र की धरती पर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। देखते हैं 2024 का चुनाव उनके लिए महाराष्ट्र में क्या करामात वो उसमें कर पाते हैं, क्या वो अपना जलवा दिखा पाते हैं, या क्या उनके लिए अच्छे संकेत लेके आता है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ और सोचिएगा ज़रूर कि जब सवाल सीधे हो ना तो अच्छों की बोलती बंद हो ही जाती है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।